हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सी टेट टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें से 5 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं 30 नंबर के। आज करेंगे हम टेस्ट नंबर 6। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और ये टेस्ट सीरीज हमारी सीडीपी की है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शैशव काल की अवधि है, यानी जो हमारा विकास होता है उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। पहला, गर्भावस्था, जब बच्चा गर्भ में होता है तब भी उसका विकास होता है। दूसरी है यानी जन्म के बाद की जो अवस्था उसको बांटा है, 0 से जो 2 वर्ष की होती है उसको बोलते हैं हम शैशवावस्था। ठीक है। 2 से जो 6 की होती है उसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं उसको? पूर्व बाल्यावस्था। और 6 से 11 या 12 की होती है उत्तर बाल्यावस्था, यानी 2 से लेके 11 या 12 तक बाल्यावस्था ही चलती है, पर बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट लिया है। 2 से 6 तक की होगी हमारी पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से जो 11 की होती है वो उत्तर बाल्यावस्था, कष्ट बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। उसके बाद शुरू होती है 11 या 12 से 19 तक होती है हमारी किशोर अवस्था, फिर आती है वयस्क अवस्था। यानी 4 मुख्य अवस्था है हमारे विकास की, पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोर अवस्था और फिर वयस्क अवस्था। ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है शैशव काल की अवधि, यानी शैशव काल का क्या समय निश्चित किया हुआ है कि कहाँ तक शैशव काल होता है, जिसमें बच्चा इंद्रियों का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। उसके बाद बच्चा स्कूल जाने की जो अवस्था है वो स्टार्ट होती है, वो बाल्यावस्था में आती है। 0 से 2 यानी जन्म हो गया, और 2 वर्ष तक की जो अवधि है वो क्या है हमारी शैशव अवस्था है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की ब्लैंक अवस्था में है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, और अपने इन अवस्था जो सिद्धांत दिया है इसमें किस किस अवस्था की कौन कौन सी अवधि उन्होंने निर्धारित की है। तो प्याजे ने सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है। पहले जो 0 से 2 वाली होती है उसको बोला है इंद्रिय गामक अवस्था। जो शैशव काल वाला समय है वो इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज का है प्याजे ने। फिर आती है जो हमारी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी आती है? 2 से जो 6 वाली है वो कौन सी आ जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक। तो इसमें वही पूछा 2 से 7 या 6 जो भी है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा बच्चा। इसमें इसमें बच्चे में भाषा का विकास हो जाएगा, वो स्कूल जाना शुरू कर देगा, थोड़ा थोड़ा जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी। उसमें क्या हो जाएगा? एपलटन का गुण आ जाएगा, वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव सोचना, जीववाद का गुण होता है इस वाली अवस्था में। यानी अपनी अवस्था की प्याजे ने अलग अलग विशेषताएं बताई। फिर बच्चा पहुंचता है तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक, जो 6 से लेके 11 या 12 तक, यानी उत्तर बाल्यावस्था वाली जो अवधि है उसको क्या कहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा चिंतन करेगा, तार्किक चिंतन, मूड चिंतन करेगा, उसमें संरक्षण का गुण आ जाएगा, केंद्रीकरण का गुण आ जाएगा, वस्तुओं को अल्टने पलटने लग जाएगा, वो सब इसमें आ जाएगा। फिर बच्चा पहुंचता है लास्ट फोर नंबर की जो अवस्था है, औपचारिक या अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसकी जो अवस्था है वो हमारी किशोर अवस्था वाली हो जाएगी, 11 12 से लेके 18 19 तक रह जाएगी। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करेगा, निगमनात्मक तर्क करने लग जाएगा, यानी जो वस्तु सामने दिख रही है उससे उसके बारे में और अधिक सोचेगा, उसको जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में वो चिंतन करना प्रारंभ कर जाएगा। ये उसकी लास्ट अवस्था की विशेषता है। तो प्याजे ने अपना सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 4 अवस्थाएं बताइए। पहली संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और पहली है 0 से 2, फिर 2 से 6, 6 से 12 लगा लीजिए, और 12 से 18 लगा लीजिए। तो इसमें हमसे पूछा 2 से 7, यानी 2 से 7 वर्ष के, तो दूसरी अवस्था में आएगा बच्चा, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और कौन सी है? पहला ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है इसमें, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। अगर यहाँ से हमसे पूछा होता 0 से 2 संवेदी गामक अवस्था पूछी होती तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है, सीधी सीधी अवस्था नहीं पूछी है, आयु दे दी और फिर अवस्था पूछी है कि कौन सी अवस्था में है बच्चा, या कोई गुण दे के भी पूछा है कि ये गुण बच्चे में कौन सी अवस्था में है।
इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में। तो 2 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विकास से ब्लैंक की ओर ब्लैंक वर्ड्स की ओर बढ़ता है, यानी विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है वो हमें बताना है। तो विकास क्या होता है? विकास लगातार चलता रहता है, यानी निरंतर है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, वर्दी एक टाइम के बाद में क्या पता हमारी रुक जाती है, पर विकास निरंतर चलता रहता है। और हर बच्चे की विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, और हर बच्चे का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। जैसा उसको वातावरण पोषण जैसा भी दिया जाएगा, उसी हिसाब से उसका विकास हो जाएगा। विकास की विभिन्नता का सिद्धांत हो गया, विकास की निरंतरता का सिद्धांत और विकास एकीकरण का। यानी विकास क्या होता है? सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की होता है। हर बच्चे का विकास ऐसे ही होता है, यानी ये समानीकरण है, सब बच्चों में ऐसा ही होगा। जरूरी नहीं है वो इंडिया का हो तब ऐसा हो रहा, बाहर के भी ऐसा ही होगा। तो ये समानीकरण है, सब में एकीकरण है कि एक ऐसे ही विकास चलता है। ठीक है, और विकास के जो पहलू है, मानसिक है, सामाजिक है, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनका अलग अलग विकास होता है। अंतर संबंधित भी होते हैं और उनका अलग अलग विकास भी होता है। तो ये विकास के सब नियम होते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें हमसे पूछा है कि विकास कहाँ से कहाँ की ओर होता है। कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? पहले बच्चा अपना शरीर हिलाता है, फिर हाथ हिलाना सीखेगा, फिर हाथों की उंगलियों का प्रयोग करना सीखेगा। ऐसे ही करता है। तो क्या किया? पहले उसने अपनी बॉडी को लाया, यानी सामान्य काम किया जैसे हम सब करते हैं। फिर क्या करता है? वो उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करेगा, पहले हाथ को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, फिर वो उंगलियों का प्रयोग करेगा। तो क्या सामान्य काम किया, फिर उसने विशेष किया, यानी फिर उंगलियों से उसने कोशिश की उस चीज को पकड़ने की। पहले बच्चा लुढ़कना स्टार्ट करता है, पैरों से ऐसे घिसक घिसता है। ठीक है, फिर वो चलने की कोशिश करता है। तो पहले सामान्य काम किया, फिर उसने विशेष काम किया। तो क्या हो गया? विकास कहाँ से कहाँ की ओर हो गया? सामान्य से विशिष्ट होता है विकास। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है विकास की दर। तो क्या हो जाएगा? 3 का हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आनी चाहिए कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया? वायगोस के द्वारा। सिद्धांत का क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने कहा है कि एक क्षेत्र तक, एक सीमा तक बच्चा खुद सीख लेता है, फिर उसको अधिक जानकारी की जरूरत पड़ती है, जिसको उन्होंने कहा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर कहा। और ये जो क्षेत्र है इसको कहा था ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये कहा इन्होंने अपने सिद्धांत को। ठीक है, जो ये क्षेत्र बताया कि यहाँ तक बच्चा खुद कर लेगा, फिर उसको आगे बढ़ने के लिए किसी ज्यादा जानकार की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन सहयोग दे रहा है, उसको सहायता कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है उसका। तो वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछे कि वैश्विक सहयोग से, किसी का सहयोग ले रहे हैं हम सीखने के लिए, तो सहयोग देना हो गया वो। और इस क्षेत्र को जहां तक बच्चा खुद कर रहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, फिर उसको ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ी है। और उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि बच्चा जो अपने आप से आत्म वार्ता करता है, निजी जो वार्ता करता है, वो उसके विकास में क्या करती है? सहयोग करती है। ठीक है, इसमें बताना है वैश्विक सहयोग को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं सहयोग देना, और जो ये सहयोग देते हैं उसको कहते हैं स्केफोल्डिंग, पहाड़िया ढांचा कहते हैं। ठीक है, तो समीपस्थ विकास तो है जहां तक बच्चा खुद कर लेता है, खुद नहीं, यहाँ पे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो सहयोग देना कहलाएंगे इसमें। 4 का आ जाएगा हमारा 2 नवंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, जो अवधारणा है, में बदलाव की प्रक्रिया ब्लैंक कहलाती है। यानी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, यानी एक बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या करता है? आसमान में पतंग उड़ रही है, तो पतंग उड़ रही है, उसको बोलता है देखो पक्षी उड़ रहा है, क्योंकि उसने पता है पक्षी उड़ता है, वो चीज उसने देखी है, पर पतंग के बारे में उसको नहीं पता था। तो क्या किया? जो पहले उसकी अवधारणा था कि पक्षी उड़ते हैं, ठीक है,
नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान से फिर क्या करता है, उसको पता चलता है कि पतंग अलग होती है और पक्षी अलग होता है। तो नवीन जानकारी मिल गई कि पतंग ये होती है, ये इसे हम उड़ाते हैं, पर पक्षी खुद से उड़ते हैं पंखों की सहायता से। वो सब उसने सीख लिया, देख लिया, जान लिया। ठीक है, तो पहले उसको पता था सिर्फ पक्षी उड़ता है, वो उसकी पूर्व अनुभव था। फिर बाद में उसको पता कि पतंग को भी हम उड़ा सकते हैं। वो नवीन जानकारियों के दोनों में उसने क्या कर लिया, समायोजन कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, समायोजन की, ये पक्षी है और ये पतंग है, वो सब उसने जान लिया। तो क्या किया उसने, समायोजन कर लिया कि ये पक्षी है और ये पतंग है, पतंग को हम उड़ाते हैं, पक्षी खुद उड़ते हैं, ये सब उसने सीख लिया। पहले उसके पास जो ज्ञान था यानी स्कीमा थी, यानी जैसे उसको पता है कि पक्षी उड़ते हैं, वो उसका एक व्यवहार था, विचार था, किसी वस्तु को देखते ही मन में हमारे जो विचार होता है उसको पैजे ने कहा था, स्कीमा कहा था। फिर जो पूर्व अनुभव होते हैं हमारे, वो हमने ग्रहण कर रखे हैं। फिर उसमें जो हम क्या करते हैं, कोई नई जानकारी जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, फिर हम उसमें नई जानकारी को जोड़ते हैं, वो आत्मीकरण करते हैं, और फिर उस नई जानकारी को हम संशोधित कर लेते हैं, वो समायोजन हो गया। यानी पूर्व जानकारी में और नई जानकारी में क्या बदलाव किया हमने, वो क्या हो गया, समायोजन हो गया। तो इसमें वो ये पूछा है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान जो स्कीमा है हमारी में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, समायोजन। और ये जो शब्द है किसने प्रयोग किए हैं, प्याजे ने किए हैं अपने सिद्धांत में। स्कीमा होगी, समायोजन हो गया, आत्मसात्करण हो गया, अनुकूलन हो गया, ये सब प्याजे ने प्रयोग किए अपने सिद्धांत में। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, समायोजन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा ब्लैंक के बजाय ब्लैंक अधिक है। मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था कौन सी आएगी हमारी, जो 6 के यानी 5, 6, 7 वाली जो अवस्था है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो भाषा होती है वो क्या होती है, बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, दूसरे को उसका कोई मतलब नहीं है। जो उसके मन में आ रहा है वही काम वो करता है इस वाली अवस्था में। तो क्या होती है भाषा, अहम केंद्रित, क्या होती है, सामाजिक अर्थ की अपेक्षा अहम केंद्रित होती है। क्या होती है, जो भाषा होती है वो क्या होती है, समाज से उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार ही काम करेगा, और उसी प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करेगा, चाहे उसको कोई कुछ भी बोले, उसके जो मन में आएगा वो वैसा ही करेगा। उसका मन करेगा अच्छी बात करने का तो वो अच्छी करेगा, उसको लग रहा है कि नहीं करनी तो वो नहीं करेगा। तो क्या होता है, सामाजिक अर्थ की बजाय अहम केंद्रित अधिक होता है बच्चा इस वाली अवस्था में। तो क्या आ जाएगा, 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा है जहां पर बालक को ध्यान में रख के शिक्षा करवाई जा रही है। बच्चे को जितना हो सके उतना क्रियाशील रखना है, बच्चे की रुचि के अनुसार ही हमें काम करना है। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है जहां बच्चा उसमें रुचि ले, जानने, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़े, और ऐसी शिक्षा देनी है हमें जो उससे उसका कोई उद्देश्य पूरा हो, उसको वो अपने जीवन में उपयोग कर सके। ऐसा शिक्षा हमें उनको देनी है, जरूरी नहीं है कि जो रटा रटाया है वो ही करवाना, नहीं, उससे कुछ अलग भी करवाना है हमें, ताकि बच्चा उसको अपने जीवन में प्रयोग कर सके। उसके जीवन से संबंधित करके हमें क्या करनी है, शिक्षा देनी है, और उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील हो, यानी खुद से उस काम को करने की कोशिश करे, बच्चे की भागीदारी ज्यादा हो, टीचर उसमें उनकी सहयोग या सहायता करे। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा होगी। तो उसमें क्या शामिल होगा, बच्चे के ध्यान में रख के सब कुछ करवाया जाएगा उसमें। पहला है बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां, दूसरा है बच्चे को एक कोने में बैठाना, तीसरा है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो क्रियाशील तो रखना है, खेल तो इसमें शामिल है कि बच्चा किस क्षेत्र में अधिक क्रियाशील है, उसको उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग यानी उसके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सहायता करनी है, चाहे वो क्षेत्र उसका किसी भी प्रकार का हो, शैक्षिक हो या अशैक्षिक हो। प्रतिबंधित तो हमें करना ही नहीं है, खुला माहौल देना है बच्चे को। बच्चे को एक कोने में नहीं, हमें उसको बोलना है कि जहां आपका मन हो वहां बैठ के आप शिक्षण कीजिए। ठीक है, पहला ही इसमें राइट रहेगा कि बच्चे के लिए हस्तपरक, कि ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील रखकर
बच्चा खुद से करने की कोशिश करे उस काम को। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 7 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में ब्लैंक बुद्धि स्तरीय थी। पहली दी है स्थानिक बुद्धि, दूसरी दी है शारीरिक गति बुद्धि, तीसरी दी है संगीत में, और 4 पे दी है भाषा। तो क्या कर रहा है वो? कीबोर्ड से यानी अपने हाथों के द्वारा कोई संगीत को बजाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कौन सी बुद्धि होगी? संगीत से संबंधित होगी। संगीतन यानी जो तबला वादक हो, शहनाई वादक, सितार वादक जो भी होते हैं उनमें संगीत में बुद्धि होती है। और ये जो सिद्धांत है कि बुद्ध अरे हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि है, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। और ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया। पहले इन्होंने अपने सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि बताई, फिर उन्होंने 1998 में एक बुद्धि का प्रकार और जोड़ दिया, यानी टोटल 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि किसी स्थान से संबंधित जो पर्यटक वगैरह होते हैं तो उनमें क्या प्रकृतिवादी हो गए, तो उनमें होगी स्थानिक बुद्धि। शारीरिक गति यानी जिनमें शारीरिक क्षमता ज्यादा होती है, खेलने वाले खिलाड़ी वगैरह, शारीरिक गति बुद्धि होगी। संगीत में जो तबला वादक, शहनाई वादक सब होते हैं वो संगीत में। भाषा जिनको बोलने की यानी जो गायक जो गाने में जो भाषा की जिनका विकास है अच्छा, उनमें भाषाई बुद्धि होगी। एक अंतर व्यक्तिक बुद्धि हो, एक अंतर, एक अपने आप को जानना, एक दूसरे को जानना, ये भी सब बुद्धि के प्रकार हावर्ड गार्डनर ने बताए हैं। तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संगीत में बुद्धि है रागों में कक्षा अध्यापक को ये महसूस हुआ। तो 8 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। यानी लड़के ने क्या कर दिया? लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर दिया। तो लड़के और लड़कियां जहां आगे वहां जेंडर रूढ़िवादिता होगी, यानी वो टीचर लिंग भेदभाव कर रहा है, लिंग पक्षपात कर रहा है कि लड़के गणित में अच्छे हैं पर लड़कियां नहीं है। तो क्या कर रहा है? लिंग भेदभाव कर रहा है, जेंडर पक्षपाती है वो टीचर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, लिंग जेंडर पक्षपाती है वो टीचर। तो 9 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 क्या दिया हुआ? समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ब्लैंक को ब्लैंक के अनुरूप बदलना है। यानी समावेशी जो शिक्षा है कि हर बच्चे को एक साथ लेके हमें शिक्षा देनी है, चाहे वो वंचित वर्ग हो, चाहे वो सामान्य हो या सामान्य से ऊपर हो, सबको एक साथ लेके हमें शिक्षा करनी है। तो इसमें जो क्वेश्चन क्या पूछा है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ब्लैंक को ब्लैंक के अनुरूप बदलना है। किसको बदलना है? हमें व्यवस्था को बदलना है या बच्चे को बदलना है? तो किसको बदलना है? हमें व्यवस्था को बदलना है, बच्चे के अनुसार बदलना है। ठीक है, कि ऐसी व्यवस्था करनी है जहां बच्चा अपने आप को क्या महसूस करे कि हाँ मैं यहाँ पे सही हूँ, मैं जो करने आ रहा हूँ उसमें उसकी जो रुचि है, जो जिज्ञासा है वो सही हो। यानी वो उस चीज में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे, सहायता करे और जानने की उसकी जो इच्छा है वो और ज्यादा प्रेरित हो उस चीज से। ऐसी व्यवस्था हमें करनी है। तो व्यवस्था में सुधार करना है, बच्चे के अकॉर्डिंग करना है। तो क्या आ जाएगा? समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो 10 का आ जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट। 11 क्या दिया हुआ है? बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है कि बच्चे में क्या होती है? ज्ञान रचना करने की क्षमता होती है और उस चीज का वो अर्थ भी निकाल सकता है। टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे करने के लिए? टीचर को उसका सहयोग करना चाहिए, एक सुगमकर्ता की भांति उसमें क्या करना चाहिए? अपना रोल प्ले की बच्चा ठीक है कर, उसके अंदर क्षमता है उस चीज को करने की, अगर उस क्षमता के अकॉर्डिंग उसको करवाएंगे तभी तो करेगा। अगर बोलेंगे कि नहीं तुमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अगर उसको ऐसा कर देंगे, उसको नेगेटिव पॉइंट देंगे हम, तो वो कैसे करेगा? नहीं करेगा। जितनी ज्यादा हो उसके टीचर को उसकी क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। उसके जो क्या करते हैं, जो लक्ष्य को प्राप्त करने में, उद्देश्य को प्राप्त करने में हेल्प करनी चाहिए और ऐसे क्षेत्र में उसका विकास करना चाहिए जहां वो बच्चा जाना चाहता है।
उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध हमें करवाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 11 का आ जाएगा हमारा कि टीचर को सुगम करता के यानी एक ऐसे प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए कि बच्चे को वो चीज उसको आंतरिक रूप से प्रेरित करता है, बच्चे में ज्ञान की रचना करने और निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, मार्गदर्शक की। 11 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चा गॉड गिफ्टेड बच्चा यानी जिसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है, 120 से ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से लेके कहाँ तक रहती है, 109 तक रहती है, वो क्या होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं। यानी बुद्धि लब्धि के जो फॉर्मूला होता है कि मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100, उससे जो बुद्धि लब्धांक निकाला जाता है उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया हुआ है। तो प्रतिभाशाली बच्चे हो गए जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर रहती है, वो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। तो उनकी विशेषता क्या होती है, वो क्रियाशील होंगे, श्रेष्ठ होंगे, बुद्धि ज्यादा होगी उनकी, वो सृजनात्मक भी हो सकते हैं यानी एक से ज्यादा काम करने की उनमें क्षमता होती है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, 3 है निम्न औषधीय मानसिक की प्रक्रियाएं और 4 है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो कौन सी है इसकी जो विशेषता नहीं है कि निम्न औषधीय मानसिक क्रियाएं, उनकी बुद्धि लब्धि ज्यादा है यानी लब्धांक उनका बुद्धि का है वो ज्यादा है, तो वो निम्न मानसिक क्रियाएं कैसे करेंगे, वो तो उच्च मानसिक क्रियाएं करेंगे। तो ये क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। बाकी सब क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का क्या उसके सामने कैसी स्थिति आई है वो उसी प्रकार से उस समस्या को सोल्व करने की कोशिश करता है, ये सब उसकी क्षमता है, उसकी विशेषता है। पर जो 3 नंबर ऑप्शन है वो एक क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। 12 का आज क्या आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। 3 क्या बताई थी उसने, अवस्था बताई है, पहली पूर्व परंपरागत, दूसरी परंपरागत और तीसरी पश्च परंपरागत। और अपनी इन 3 अवस्थाओं की क्या बताई है, 6 स्तर बताए यानी एक अवस्था के 2 स्तर बताए हैं। टोटल 6 स्तर बताए हैं और 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछिए पूर्व परंपरागत, तो पूर्व परंपरागत पहली अवस्था होगी हमारी। पहली अवस्था में क्या करता है बच्चा, या तो आज्ञा दंड से सीखता है या लेन देन वाला भाव होता है, तब नैतिकता का वो क्या करता है, पालन करता है। पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो क्या किस तरफ प्रवृत्त होगा, क्या उसमें भावना होगी तब वो नैतिकता का पालन करेगा, या तो वो क्या करेगा, दंड से बचने के लिए करेगा नैतिकता का पालन, या क्या करेगा वो, या करेगा किसी को कि मैंने तुझे दिया था तू मुझे दे, यानी क्या करेगा, लेन देन वाला जो भाव है, सापस विनिमय वाला, उस हिसाब से नैतिकता का पालन करेगा। तो क्या आ जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड से क्या करता है वो, नैतिकता का पालन करता है। पहली जो अवस्था है उसकी कोलबर्ग की उसमें। दूसरा व्यक्तिगत आवश्यकता इच्छाएं, तीसरा है व्यक्तिगत मूल्य, और 4 है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो ये तो सब समाज से संबंधित, यानी जब बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि उसमें समझ आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, तब आएगी ये वाली विशेषता। पर जो पहली है दंड से बचने के लिए कि मम्मी डांटेगी पापा डांटेंगे मैंने ऐसा नहीं किया, तो उसके बचने के लिए वो क्या करता है, नैतिकता का पालन करता है। तो ये इसमें सही हो जाएगा, 13 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 14 क्या दिया हुआ, 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। यानी आपको पता है हर बच्चे की व्यक्तिगत यानी अलग अलग विभिन्नता होती है, कोई बच्चा किसी क्षेत्र में श्रेष्ठ होता है कोई किसी में होता है, उसके सीखने की जो क्षमता होती है वो भी अलग अलग, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है कोई बच्चा लेट सीखता है उस चीज को। ऐसे अब बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो एक शिक्षिका होने के नाते आपको क्या करना चाहिए,
विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। दूसरा है निम्नात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान कराना। तीसरा है कलन विधि, एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना। चार है वाद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध करवाना, यानी वाद विवाद करने के लिए क्या, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना। कौन सा तरीका सबसे बेहतर रहेगा? तो विविध प्रकार के बच्चे हैं तो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियां हमें उनको उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है, उनकी क्षमता के अनुसार उनको कार्य देना चाहिए। ऐसी अगर हम शिक्षा में व्यवस्था करेंगे तो वो शिक्षा बेहतर होगी और उन बच्चों के विकास में वो ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो क्या हो जाएगा? 14 का हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत, सभी का विकास क्रम पालन करते, सभी विकास का एक क्रम पालन करते हैं। दूसरा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तीसरा है सभी विकास परिपक्वता अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। चार है सभी विकास का अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो एक समान गति से तो नहीं बढ़ते, सबकी गति अलग अलग होती है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है। तो क्या होता है, गति में, सबकी गति में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? जो 4 नंबर का दिया हुआ है वो इसमें राइट है। सिद्धांत नहीं बताना, बाकी सब सिद्धांत है कि सभी विकास का एक क्रम पालन करते हैं कि पहले सहस अवस्था में आएंगे, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोर अवस्था में। तो ये क्रम हो गया, इसी का पालन करते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई किशोर हो गया फिर बच्चा बन रहा है, नहीं। क्या होगा, एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, चाहे उसका शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी विकास परिपक्वता अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम, यानी जब हम कोई चीज देखेंगे तभी तो सीखेंगे। तो परिपक्वता भी जरूरी है और अनुभव भी जरूरी है। अगर हम उस चीज को अनुभव ही नहीं किया है, अगर हमें सर्दी का पता ही नहीं कि सर्दी क्या होती है, हमने जाना ही नहीं, तो हम उस चीज को कैसे सीख नहीं सीखे। हमें पता है सर्दी में क्या होता है, ठंड लगती है, ये होता है, तभी हमें पता है कि हाँ सर्दी है, अनुभव की हुई है वो चीज हमें। अब ठीक है, तो अनुभव और परिपक्वता का परिणाम है विकास, तो ये बात भी सही है। पर जो 4 नंबर पे क्या दिया कि समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं, सबकी गति अलग अलग होती है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है, कोई क्या करता है किसी गति से, कि यानी गति की सब में अलग अलग होती है, यानी विकास की जो गति है वो अलग अलग होती है हर बच्चे में। तो क्या आ जाएगा, यही एक सिद्धांत नहीं है। 15 का क्या आ जाएगा हमारा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का, जानने का कि बच्चा कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा तो क्यों नहीं सीख रहा, उसका सबसे उपयुक्त तरीका हमें बताना है दिए गए ऑप्शन को देके। आकलन स्तर की समाप्ति पर करना चाहिए। तो आकलन न्यूनतम मूल्यांकन होता है सिर्फ बच्चे को कि जानने के लिए, ग्रेड देने के लिए कि हाँ आपने ये हासिल किया, आपने ये किया और आगे देना, ये तो स्तर के लास्ट में मूल्यांकन हो गया, तो ये तो नहीं है। आकलन शिक्षण विधि में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक स्तर में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, कि सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में आ रहा है तब उसको कितना पता है और जाते टाइम उसको कितना पता है। 4 है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि उसके बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि बाहर से जब आकलन किया जाएगा वो ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, नहीं। तो इसमें कौन सा लग रहा है आपको सही होना चाहिए? इसमें देखिए जो 2 नंबर ऑप्शन क्या दिया है, आकलन शिक्षण अधिगम में क्या होता है, अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी जो आकलन है वो शिक्षण के दौरान ही चलता रहना चाहिए। यानी हमने आज बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, तो हमें उसकी अलग प्रकार, चाहे वो अवलोकित करके या टेस्ट लेके या कोई उनको काम देके, कोई प्रोजेक्ट देके उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मैंने जो करवाया वो बच्चे ने कितना किया। ठीक है, तो क्या उस प्रक्रिया में ही चल रहा है, शिक्षण के दौरान ही हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, आकलन है, तो यही इसमें राइट हो जाएगा। 16 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17 क्या दिया हुआ है? 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से है, संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन और अहमवादी चिंतन। तो कौन सा होता है हमारा संरचनात्मकता से संबंधित? होता है हमारा अपसारी चिंतन, यानी कुछ हटके सोचना, कुछ अलग सोचना। ठीक है, सॉल्यूशन सभी निकाल के लाएंगे उस चीज का, पर सबसे अलग हटके कौन सोच रहा है वो क्या हो गया, हमारा संरचनात्मक क्रिएटिव हो गया। तो इससे संबंधित होगा
अब सारी चिंतन, अभी सारी हो गया, दिए गए तथ्यों से एक क्या जानकारी निकालना, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना, वो अभी सारी चिंतन हो गया हमारा। तो 17 का आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, राइट हो जाएगा। 18 क्या दिया हुआ है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वायगोत्स्की सहमत होते हैं। तो वायगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सहयोग देना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, आत्म वार्ता, ये सब इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है। तो पहले बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। दूसरे बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। तो ये तो सहमत नहीं है वायगोत्स्की पुरस्कार से। तो तीसरा है, बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तो ऐसा भी कहीं नहीं कहा है वायगोत्स्की ने। चार है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी दंड और पुरस्कार के बारे में वायगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में कहीं नहीं कहा है। तो तीन चार, तीन, दो और चार, तीनों ऑप्शन क्या है, गलत। हमारा जो पहला क्या दिया हुआ है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों यानी अपने से जो हम उम्र है और अपने से जो ज्यादा जानकार है उनके साथ अंतर क्रिया करेंगे तभी तो सीखेंगे। वायगोत्स्की ने यही तो कहा है कि एक सीमा तक बच्चा खुद करता है, फिर बाद में उसको सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो वो वयस्कों से लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 क्या दिया हुआ है, 19 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे यानी बच्चों के बारे में हमें बताना है इस क्वेश्चन में। पहला, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत के खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ये बात सही लग रही है। आपको पता है बच्चे के मन में अलग अलग प्रकार की जिज्ञासा चलती रहती है। जब बच्चा छोटा होता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, हम ही सोचते हैं कि क्या जवाब दें उनका। तो क्या करता है, वो जिज्ञासु होता है, वो जानने की कोशिश करता है कि क्या है। जिसके उसके पास खिलौना होगा, उस खिलौने को पहले खेलेगा, फिर उसको तोड़ देगा, फिर वो सोचेगा मैं उसको दोबारा बनाऊं वैसा ही। तो क्या कर रहा है, वो जानने की तो कोशिश कर रहा है और अपने ही विचार व्यक्त करता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए। चाहे दूसरा कुछ भी बोले पर वो अपने ही बातों को, अपने क्या करेगा, विचारों को क्या करेगा, अहमियत देगा। तो जिज्ञासु प्राणी भी और जानने की कोशिश भी कर रहा है। दूसरा भी पढ़ते हैं क्या, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, जो 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 वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। तो चिंतन में वयस्कों के समान कहाँ होते हैं, उनका तो चिंतन अलग ही चलता रहता है। तीसरा क्या है, रीते बर्तन के समान होता है जिसमें बड़ों के द्वारा क्या है, ज्ञान भरा जाता है। तो रीता बर्तन नहीं होता, ठीक है, ठीक, उनके पास ज्ञान नहीं होता जैसा जरूरी है, पर बिल्कुल खाली नहीं होता, ठीक है। क्या है, चार क्या, निष्क्रिय जीव होते हैं। निष्क्रिय का वो तो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, हमसे ज्यादा क्रियाएं करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही सही होगा। जिज्ञासु प्राणी होते हैं बच्चे, उनमें चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो 19 का क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 क्या दिया हुआ, 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। त्रुटियां क्या होगी, यानी जो गलतियां बच्चे करते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो गलतियां क्यों कर रहे हैं, या तो बच्चे को जो चीज समझ में नहीं आ रही, या जहां तक जानना चाहिए था वहां तक बच्चा नहीं पहुंच पा रहा, या कोई उसकी और समस्या है, इसीलिए बच्चा उस चीज को गलतियां कर रहा है। तो त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। तो त्रुटियां बच्चे को सीखने के लिए क्या कर रही है, ठीक है, वो एक बार गलती करेगा, दोबारा तो नहीं करेगा, तो त्रुटियों से तो वो सीख रहा है। यानी जितनी ज्यादा क्या बोलते हैं, जितनी ज्यादा गलती करेगा पर बाद में अगर वही काम उसको ज्यादा दिया जाएगा तो वो उसमें नहीं करेगा, क्योंकि उसने उस त्रुटियों से कुछ ना कुछ सीखा है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसा किया तो वो गलत हुआ था, ये नहीं करेंगे, कुछ अलग है। तो क्या कर रहा है, वो त्रुटियों से सीख रहा है बच्चा। तो अधिगम में क्या करती है, त्रुटियां क्या करती है, एक रोल प्ले करती है। जितनी क्या बोलते हैं, प्रयास से और त्रुटि से बच्चा सीख जाता है। जैसे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, बिल्ली गलती करती है, फिर प्रयास करती है, गलती करती है, फिर प्रयास करती है, और लास्ट में उद्देश्य तक पहुंच जाती है, यानी लक्ष्य हासिल कर लेती है। दूसरी बार फिर कोशिश करती है तो गलतियां उससे कम होती है, त्रुटियां उससे कम होती है, तीसरी बार और कम होती है, यानी फाइनली वो त्रुटियां करना बंद कर देती है। वही बच्चों के साथ होता है। तो पहला क्या दिया, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, यानी वो सावधानी रखते हैं तभी, यानी तब त्रुटियां होती है। दूसरा, बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। हाँ, ये बात सही होगी।
जो गलतियां बच्चा कर रहा है वो उसकी सीखने की एक प्रक्रिया ही है, किसी त्रुटियों के माध्यम से बच्चा सीख रहा है। तीसरा है बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड न देता हो, यानी उनको पता है कि टीचर हमें कोई किसी प्रकार का दंड नहीं देगा तो गलतियां हम करते जाते हैं, ये बात नहीं आएगी। चार क्या है, बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे, तो ये भी नहीं है। क्या आ जाएगा इसमें, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक क्या है, अंग होता है, तो 20 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 क्या दिया हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह पहले है कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। दूसरा है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। 3 है उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और इन संपन्न घरों से हैं, उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। 4 है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो एक अध्यापक होने के नाते आपको पता है आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, तो हर प्रकार के बच्चे को आपको हर प्रकार की गतिविधि में शामिल करना है। जरूरी नहीं है कोई कोई अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको ही सब काम में भागीदार बनाए, नहीं। कोई कमजोर बच्चा है उसको भी ऐसा हो सकता है किसी काम में वो भी अच्छा हो। तो क्या करना है, हर बच्चे को आप क्या देने हैं, अवसर देने हैं कि वो क्रियाशील हो, भागीदारी करे कक्षा में, जो शिक्षण करवा रहा है उसमें अपना जो उसको समस्या है उसको खुल के टीचर को बता भी सके और टीचर उस चीज को सोल्व भी कर सके, ज्यादा प्रश्न पूछे बच्चा। यानी ऐसे अवसर ऐसी व्यवस्था हमें करनी है जहाँ हर बच्चे को समान अधिकार प्राप्त हो कि वो अपनी बात कह सके और टीचर भी उस बात को सुने समझे और उनके जो समस्या है उसको सोल्व करने की कोशिश करे। ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए शिक्षक होने के नाते। तो क्या आ जाएगा, अपने शिक्षार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जाने कि वो बच्चा किस क्षेत्र से है, कैसा है, उसको जाने और कक्षा में विविध प्रकार का, यानी उन बच्चों के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, हमें उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके सामने ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए ताकि वो बच्चा उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। क्या आ जाएगा, 21 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी तो सब नेगेटिव पॉइंट है, कड़े नियम बनाए और दंड दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इससे तो बच्चा डरने लग जाएगा, स्कूल आना ही बंद कर देगा वो। तिरस्कार तो हमें करना ही नहीं है, चाहे वो वंचित हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नहीं आएगा। उन शिक्षार्थियों यानी जो बच्चे अच्छे हैं सिर्फ उन्हीं को अवसर देना, तो ये भी नहीं, तीनों पॉइंट नेगेटिव है। सिर्फ ये है कि जो 4 नंबर का पॉइंट है वही एक पॉजिटिव, वो इसमें राइट हो जाएगा। 22 क्या दिया हुआ है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में रहकर पढ़ाई करता है। ठीक है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले बैठना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके ब्लैंक में विभिन्नता के कारण है, यानी उनकी पढ़ने की जो तरीका है वही तो अलग है कि एक को तो पसंद है कि वो अकेले रह के पढ़ेगा तभी उस चीज को वो अच्छे से सीख पाएगा, दूसरा चाहता है कि वो ग्रुप में पढ़े, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके पढ़े। उनका क्या पढ़ने का जो तरीका है, जो शैली है वही तो अलग है, यानी लर्निंग का जो तरीका है वो अलग है। तो क्या डिफरेंस है उन दोनों में, अधिगम शैलियों का डिफरेंस है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 22 का हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। बहुभाषिक यानी एक से ज्यादा भाषाओं का जहां प्रयोग होगा, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, यानी आपको पता है भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो भाषिक विभिन्नता होगी यानी अलग अलग प्रकार। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 यानी जो प्राइमरी हमारी जो कक्षाएं हैं उनमें प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त, बहुभाषिक कक्षा होगी यानी जहां पर कक्षा में एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग होता है।
पहला दिया हुआ है शिक्षा को अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। यानी बच्चा क्लास में आता है, जो घर पे उसकी भाषा बोली जाती है किसी भी प्रकार की, उसी का प्रयोग करता है, तब उसको क्या कर दे, दंड दे दे कि जो स्कूल में बोलना है आपको वैसे ही बोलना है, आपके घर पे जैसा बोला जा रहा है वैसी भाषा का प्रयोग आपको स्कूल में नहीं करना। तो इससे तो बच्चा डर जाएगा, वो अपनी बात को कह ही नहीं पाएगा, यानी अभिव्यक्ति का जो लेवल होना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। तो ये बात तो गलत होगी। बच्चे को क्या, प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा अगर वो बच्चा प्रयोग कर रहा है तो उसको करने दो, ठीक है, बाद में उसमें सुधार करो। स्थानिक भाषा जिस स्थान में बोली जा रही है वो स्थानिक भाषा होगी। दूसरा है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। यानी उन बच्चों को ही पढ़ाना है सिर्फ जिनकी मातृभाषा और जो स्कूल में जो जो शिक्षा में जो भाषा प्रयोग की जा रही है वो दोनों सेम है। बाकी बच्चों को तो पढ़ाना ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत। तीसरा क्या है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन सही है कि जो प्राइमरी लेवल है उसमें बच्चा जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको करने दो, उसको अभिव्यक्त करने का, उसको बोलने का, अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने का, यानी अपनी बात को बताने का एक तरीका तो आएगा, चाहे वो किसी भी भाषा में बताए। वो टीचर से डरेगा तो नहीं, और टीचर को उसकी बात सुननी भी चाहिए। तो ये इसमें सही रहेगा। चार के, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, यानी उनको छोड़ देना चाहिए कि आप आओ और जाओ और चले जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से बच्चा आ रहा है, जो भी जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको करने दो, ठीक है। 23 का हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 क्या दिया हुआ है, 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण विवाद, तो प्रकृति क्या होती है, प्रकृति होती है नेचुरल, यानी जो हमें मिला है, क्या है, जो हमें मिला है उसमें हमारा कोई उसको हासिल, ठीक है, उसका हम उपयोग करते हैं पर उसको हासिल करने में हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है, नेचुरल। जैसे पानी है, पानी हमें मिला है, हमने तो नहीं किया कुछ भी उसमें, मानव द्वारा कुछ नहीं किया गया। भूमि है, वायु, जल, जो ये नेचुरल है। उसी प्रकार कुछ गुण हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं, अपने माता पिता से, दादा दादी से, सबसे कुछ गुण थोड़े थोड़े करके हमें मिलते हैं, यानी जो हमें मिल गया उसमें हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ, उस गुण का हम और ज्यादा विकास कर सकते हैं। तो वो जो मिला वो प्रकृति, उसका हमने विकास किया, जैसा उसको पोषित किया, वो क्या हो गया, हमारा पोषण हो गया। तो प्रकृति जो हमें मिल रहा है आनुवांशिक, ठीक है, पोषण क्या हो गया, जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट हमें मिल रहा है वो पोषण हो गया, कि कैसा उसको हम पोषित कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा जन्म लेता है, अगर उसको पोषण, उसको वातावरण अच्छा मिलेगा तो जो गुण उसको अपने पूर्वजों से मिले हैं उनका वो बेहतर क्या करेगा, विकास करेगा। अगर उसको क्या मिल, जो वातावरण है वो अच्छा नहीं मिलेगा तो वो जो गुण उसको मिले थे हो सकता है उससे कम हो जाए, आगे वाली पीढ़ी में वो कम जाएंगे। तो यही क्या होता है, क्या प्रकृति पोषण विवाद में जो प्रकृति है वो क्या है, हमारे आनुवांशिक गुणों से संबंधित है। पोषण जो वातावरण द्वारा हम अर्जित करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे प्रकृति और पोषण के बारे में। तो प्रकृति किससे संबंधित होगी, आनुवांशिक गुणों से। हमारे आसपास का वातावरण ये तो पोषण है हमारा। जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं, हाँ, ये क्या है, प्रकृति है। एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, 4 भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो कौन सा आना चाहिए, 24 में आना चाहिए जैविक विशेषता, यानी जो हमें मिला है अपने माता पिता से, दादा दादी से, जो अपने पूर्वजों से हमें मिला है, यानी जो गुण निरंतर चलते जा रहे हैं, हमें क्या मिले, आनुवांशिक रूप से मिले हैं। तो वो क्या है, हमारी प्रकृति है, यानी जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल मिलेगी। तो बीज क्या हो गया, प्रकृति, और पोषण उसको कैसे हमने पोषित किया, यानी किसान क्या करता है, बीज बोता है, अगर वो फसल लास्ट में काटने जाए तो क्या उसको उसने कोई पोषण किया, किसी प्रकार नहीं किया, तो कैसे फल फसल मिलेगी उसको, जैसी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर उसका वो पोषण अच्छे से करता है, अच्छे से सिंचाई करता, खाद डालता जब जरूरत होती, तो क्या फसल उसको बहुत अच्छी मिलती, क्योंकि उसने उसको पोषण अच्छा दिया। तो वही बात हमारे साथ में, कुछ हमें मिलते हैं अपने पूर्वजों से, कुछ हम अर्जित करते हैं। अर्जित
पोषण में आ जाएगा, प्रकृति में जो हमें मिला है। तो क्या आ जाएगा 24 में 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। 25 क्या दिया हुआ है? 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? पहला है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। दूसरा है, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। तीन है, जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवर्ती मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। चार है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? पहला है जनसंचार माध्यम, समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? जो समाज के जो नियम है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उनको बच्चा अपने जीवन में अपनाता है, वो उसका समाजीकरण हो गया। तो जनसंचार जैसे हमारा समाचार पत्र हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, स्कूल जाते हैं, मीडिया वगैरह के संपर्क में आते हैं, तो उनसे हमारा समाजीकरण होता है। क्यों? क्योंकि आजकल ये सबसे ज्यादा प्रचार है। ठीक है, इनके माध्यम से ही क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। तो क्या होता है? जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है। ठीक है, जनसंचार माध्यम अभिवर्तियों मूल्यों और विश्वासों को ज्यादा प्रभावित करता है। यानी बच्चा जो देख के सीखता है वो ज्यादा अच्छे से करता है। एक हम बोल के बताएंगे, बच्चा नहीं करेगा। अगर उसने वही चीज कहीं पे देखी होती कि हाँ मुझे ऐसा करना है, तो वो चीज को ज्यादा अच्छे से करता है। तो ये क्या हो गया इसमें? 25 में 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं बताना है? पहला, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। दूसरा है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। चार, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित हैं। तो क्या बताना है? बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? तो बच्चे तब सीखते हैं जो वो आंतरिक रूप से उनमें ऐसा लगे कि मुझे ये काम करना है। तभी बच्चा जो सीखेगा वो ज्यादा अच्छे से सीखेगा। जबरदस्ती, अगर किसी को हम जबरदस्ती से कोई काम कराते हैं तो थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा? वो उस चीज को भूल जाएगा, क्योंकि उसकी उस चीज में रुचि नहीं थी, तभी वो उस काम को भूल गया। अगर वो काम, वही काम अगर वो रुचि से करता तो वो चीज उसको ज्यादा टाइम तक याद रहती। जैसे बच्चे को हम कार्टून वगैरह देखता है बच्चा, तो वो कार्टून उसको याद रहते हैं क्योंकि उस चीज में उसकी रुचि है। अगर वही, अगर उसके सामने कुछ और चला के रख देंगे तो क्या बच्चा देखेगा? नहीं देखेगा, कि उसकी उस चीज जिज्ञासा ही नहीं है, रुचि ही नहीं है उस चीज को। तो क्या होगा इसमें? 26 में कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए? ये तो स्वाभाविक रूप से तो तब सीखते हैं जो बच्चा स्वाभाविक रूप से प्रेरित है। तो ये तो सही है, हमें बताना सही नहीं है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, तो ये बात भी सही है। बच्चे तब सीखते हैं वो जो यानी बच्चे सीखते हैं, ठीक है, पर एक छोटा बच्चा होता है, एक थोड़ा उससे बड़ा होता है, उनके जो सीखने का तरीका वो अलग होता है। छोटा बच्चा भी सीख रहा है, पर संज्ञानात्मक यानी उसका जो ज्ञानात्मक स्तर है वो तो विकसित हो रहा है। अगर वो उस तक नहीं पहुंचेगा तो कैसे तैयार, यानी जब वो उस चीज के लिए तैयार होगा तभी तो सीखेगा। ठीक है, ये हम बच्चे को जब पैदा होते ही तो हम स्कूल नहीं भेजते, 3, 2, 3, 4 तब स्कूल भेजते हैं, यानी उस टाइम वो तैयार हो चुका है स्कूल जाने के लिए, तभी तो हम उसको स्कूल भेज रहे हैं। तब क्या, बच्चा तब सीखता है जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो ये तीनों क्या है? सही बातें। पर पहला क्या है? बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, जरूरी नहीं है कक्षा में सीख रहे हो, बाहर भी सीखते हैं, परिवार में भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, गलत ही हमें बताना है। तो 26 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 27 क्या दिया हुआ? 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक है उसको जो अपने बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, उनको प्रेरित करने के लिए किस तरीके से वो उनको और ज्यादा अभिप्रेरित करे ताकि वो बच्चे सीखने में अपनी रुचि बढ़ाए। पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लेने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करें, यानी कंपटीशन की भावना पैदा कर दे कि उसने ज्यादा हासिल किए, अंक उसको ज्यादा मिले, अगली बार आप भी ज्यादा लाने की कोशिश करना, ऐसा करना। दूसरा, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। तीसरा, बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए उद्यम में
सहायता करना। 4 है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। यानी कक्षा में एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि आपको इतना पढ़ना है और इसमें इतने अंक लाने हैं। यानी एक ये लक्ष्य रख दिया और सब बच्चों को उसको क्या करना है, पाना है। अगर नहीं मिला तो क्या दिया जाएगा, कठोर दंड दिए जाएंगे। ऐसा बनाना तो ये तो व्यवस्था ही गलत हो जाएगी। इससे तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। ठीक है, एक बार रट जरूर लेगा वो, पर उसको वो चीज समझ में नहीं आएगी, स्पष्ट नहीं होगी। तीसरा क्या, बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना। यानी हाँ, बच्चे को किस क्षेत्र में रुचि है उसी के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करने दें और उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करें, एक टीचर को सहयोग करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा, जो 3 नंबर का ऑप्शन है 27 में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 क्या दिया हुआ है, 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो समाजीकरण जो समाज है उसकी जो संस्कृति है उसको जानना, उसके नियमों और मानदंड जो बना रखे हैं उसको ग्रहण करना, अपने जीवन में अपनाना, वो हमारा समाजीकरण। तो परिवार समाजीकरण की प्रथम इकाई है, उसके बाद बच्चा विद्यालय जाता है, समाज के संपर्क में आता है, उसकी द्वितीय इकाई हो जाएगी। ठीक है, फिर परिवार क्या होगी, समाजीकरण का प्रमुख कारक है। तो क्या आ जाएगा, 28 में आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। परिवार के संपर्क में तो आता है बच्चा सबसे पहले, तो वहीं से उसका समाजीकरण होना शुरू हो जाता है। 28 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 क्या दिया हुआ, बच्चों को समूह कार्य देना। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि तो समूह में एक बच्चा अगर कार्य करेगा तो समूह में एक बच्चा तो है नहीं, ज्यादा बच्चे हैं। हर बच्चे की गति अलग है, हर बच्चे की विशेषता अलग है। कोई बच्चा किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी का किसी में ना ज्ञान ज्यादा है, किसी का किसी का। ठीक है, तो हर बच्चे को एक दूसरे से सीखने को कुछ मिलेगा। पहली बात तो ये सहयोग की भावना आएगी, समानुभूति की भावना आएगी, यानी एक दूसरे को समान नजर से वो देखेंगे। ग्रुप में कार्य करने के ये सब गुण होते हैं। पहला, इससे शिक्षक का काम कम हो जाएगा, यानी ग्रुप में काम करें तो शिक्षक उसमें तो कहीं है ही नहीं, तो ये तो बात नहीं है। शिक्षक को क्या करना है, जरूरत पड़ने पर उनकी सहयोग करना है, तो शिक्षक भी इसमें क्रियाशील रहेगा। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। तीसरा, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हाँ, ये वाली बात सही है, ग्रुप में जो सीखता है बच्चा तो इसमें एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना आएगी, समानुभूति की भावना, और एक दूसरे से जानेगा कि उसने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता, यानी एक दूसरे के जानने की कोशिश वो करेंगे। 29 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, और जो हमारा टेस्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने या समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा ब्लैंक का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चे को किस प्रकार की दिक्कत है, पढ़ने में और उस चीज को समझने में। तो पढ़ने में जो कठिनाई होती है, जो अधिगम हमारी अक्षमता होती है, वो डिसलेक्सिया कहलाती है। लिखने में डिस्ग्राफिया, और कैलकुलेशन में गणना में अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो इसमें है पढ़ने में और समझने में कठिनाई है। जो बच्चा बी को डी पढ़ता है और डी को बी पढ़ता है, उनको पता नहीं चलता कि ये बी है या डी है, यानी वो प्रॉब्लम है उनके साथ, तो वो बच्चा डिसलेक्सिया में आएगा, पठन अक्षमता में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, लिखने में दिक्कत हो, गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्लेक्सिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। और इसके साथ ही हमने क्या कर लिया, 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया सीडीपी के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।